इजराइल में जो हम लोगों ने देखा महिलाओं के साथ शोषण, इनोसेंट सिटीजन्स को मारना, ये ही दृश्य भारत ने भी हजारों बार देखा। शायद जब अयोध्या में, मथुरा में, काशी में मंदिरों को तोड़ा गया होगा, तब उन शहरों ने भी इन्हीं दृश्यों को देखा होगा जो हमने कल इजराइल में देखा है। कि भारत में संसद पे आतंकवादी हमला हो गया, मुंबई में 26/11 हुआ, क्या कभी जामिया में या एएमयू में उस आतंकी हमले के खिलाफ कोई भी मार्च निकला? कांग्रेस और लेफ्ट का इस देश में एक ऐसा इकोसिस्टम है जो जिहादी आतंकवाद का कवर बन के, ढाल बन के खड़ा होता है। ये वहाँ के हमास के आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर होगा। इंडी अलायंस कोई नई चीज तो है नहीं, ये यूपीए 3 है। इन्होंने अपना नाम बदला क्योंकि इनके पाप ऐसे थे कि उस नाम के साथ ये जनता के बीच में जा ही नहीं सकते थे। भ्रष्टाचारी लोगों का समूह है और मैं इसको ये कहता हूँ, ये है बच्चा बचाओ आंदोलन। नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ तृप्ति। आज हमारे साथ हैं वो नेता जो चाहे दिल्ली के दंगे हो, दिल्ली की राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं के साथ हो रही साजिश हो, या भारत के अंदर भारत विरोधी नारे लगाने वाले राजनीतिज्ञ हो, या फिर शैक्षणिक संस्थान हो या स्टूडेंट्स हो, सबके खिलाफ खुलकर बोलते हैं और सबसे बड़ी बात तथ्यों के साथ बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा जी की। कपिल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार तृप्ति जी। कपिल जी, हम पहले भी मिलते रहे हैं और इस बार जो है परिस्थितियां काफ़ी बदली हुई हैं। जो कि हमने देखा, इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया, फिलिस्तीनियों का हमला हुआ। सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मारकाट हो रही है, क्या वहां की महिलाओं के साथ, इजरायली महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। तस्वीरें सबके सामने हैं। इसके बाद भी जो हमेशा से होता आया है भारत के अंदर, एक लिबरल कम्युनिस्ट लॉबी जो है, जिसमें राजनेता, शैक्षणिक संस्थान और स्टूडेंट सभी लोग शामिल हैं, वहाँ पर फिलिस्तीन का समर्थन शुरू हो जाता है। जबकि हर कोई जानता है हमला हमास ने किया है। जेएनयू में देख लीजिए, एएमयू में देख लीजिए, जामिया में देख लीजिए, और तो और छोड़िए, अब तो कांग्रेस ने भी अपनी CWC में प्रस्ताव पारित कर दिया है समर्थन देने का। इसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ तृप्ति जी कि जो दुनिया ने अभी 2 दिन पहले देखा है इजराइल में, ये ना तो पहली बार हुआ है और ना ये आखिरी बार हुआ है। इजराइल में जो हम लोगों ने देखा कत्लेआम, महिलाओं के साथ शोषण, अत्याचार, उनकी परेड करना, निहत्थे बेगुनाह लोगों को, इनोसेंट सिटीजन्स को मारना, ये ही दृश्य भारत ने भी हजारों बार देखे, सैकड़ों बार देखे। और मैं ये कह सकता हूँ, और हर इतिहास को समझने वाला व्यक्ति ये मानेगा कि शायद जब अयोध्या में, मथुरा में, काशी में मंदिरों को तोड़ा गया होगा, तब उन शहरों ने भी इन्हीं दृश्यों को देखा होगा जो हमने कल इजराइल में देखा है। जब भारत का विभाजन हुआ, बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, तब कोलकाता की गलियों ने भी यही दृश्य देखा होगा जो कल इजराइल ने देखा है। मोपला नरसंहार में केरल ने यही दृश्य देखा होगा जो कल इजराइल ने देखा है। 1989 में, 90 में कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीर की घाटी ने यही दृश्य देखा होगा जो कल इजराइल ने देखा है। तो ना ये तो पहली बार हुआ, ना ये आखिरी बार हुआ। और इसी से आज हम सबको सबक सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस सबक को हम बुला देंगे तो ये बार बार इसी प्रकार के अत्याचार दुनिया में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और उस सबक का सबसे पहला हिस्सा यही है कि आतंकी हमले के बाद उसके ऊपर पर्दा डालने का काम कौन लोग करते हैं। वो आतंकवादियों से भी बड़े दुश्मन हैं। ये जो एएमयू में एक कल मार्च निकला हमास के समर्थन में, फ़िलिस्तीन के समर्थन में, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत में संसद पे आतंकवादी हमला हो गया, मुंबई में 26/11 हुआ, ट्रेन में बम ब्लास्ट हुए, अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए, संकट मोचन हनुमान मंदिर में हमला हुआ, क्या कभी जामिया में या एएमयू में उस आतंकी हमले के खिलाफ कोई भी मार्च निकला? कभी भी निकला? लेकिन वो फ़िलिस्तीन पे इजराइल के ऊपर हमला होने के बाद इजराइल ने जब उसका प्रतिकार किया, तब इजराइल के खिलाफ एएमयू में मार्च निकल रहा है। क्यों? तो ये कौन सा ब्रदरहुड है? ये कौन सा कनेक्शन है कि भारत के आतंकवादी हमलों के खिलाफ आप नहीं बोलोगे, लेकिन वहाँ पे दूर कोई देश अपने आतंकवादी हमले का बदला भी लेगा तो उसमें आपको अपना भाई नज़र आ जाएगा? एक बात बताइए, ये जो भारतीय मुसलमानों का एक तबका है जो फ़िलिस्तीन को आज सपोर्ट कर रहा है, ये वही मुसलमान हैं जो 1920 में खिलाफत आंदोलन के समय खलीफा, तुर्की के खलीफा के लिए मोपला जैसा नरसंहार कर देते हैं हिंदुओं के साथ, जिसमें ना हिंदुओं का कोई लेना देना था, ना यहाँ के मुसलमानों को उससे कोई फ़ायदा होना था। वही चीज़ हम आज इतने सालों बाद भी देखते हैं कि जिस फ़िलिस्तीन से भारतीय मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर वो अगर किसी को मार रहा है, कुछ कर रहा है, ये यहाँ सपोर्ट में आज नहीं
लगातार हमेशा जब जब फ़िलिस्तीन में कुछ होता है, इजराइल की तरफ से कार्रवाई होती है, ये वहाँ अपनी तख्तियाँ लेके खड़े हो जाते हैं, पूरा मॉडस ऑपरेंडी वहीं का फॉलो करते हैं, चाहे पत्थर फेंकना हो, चाहे महिलाओं और बच्चों को आगे करना हो, जो हमने शाहीन बाग में देखा। क्या ये मानसिकता जो भारत के अंदर कुछ मुसलमानों के अंदर है, ये भारतीय बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए उतना ही खतरा है जैसे फ़िलिस्तीन इजराइल के लिए बना हुआ है? देखिए, ये मानसिकता ना मुसलमानों के अंदर से ज़्यादा कांग्रेसी और लेफ़्ट इकोसिस्टम के अंदर है, और वो मुसलमानों के उस कट्टरवादी तबके को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो कल ट्वीट पहला किसके आ रहा है? कांग्रेस के राजस्थान के युवा कांग्रेस के सचिव का आ रहा है। आज कांग्रेस जो प्रस्ताव पास किया है, उस प्रस्ताव की भाषा कहीं ना कहीं वही भाषा है जो आतंकवादी को ही पीड़ित बता रही है, हत्यारों को ही, किसी हत्यारों के प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस और लेफ़्ट का इस देश में एक ऐसा इकोसिस्टम है जो जिहादी आतंकवाद का कवर बन के, ढाल बन के खड़ा होता है, और उसी ढाल के पीछे जो भी छोटा मोटा जिहादी तबका है, वो उस ढाल की आड़ लेकर इस देश में और दुनिया में कहीं भी अपनी कार्रवाई करता है। और आज JNU की पहले जो अध्यक्षा रही है, उनका बयान अगर आप देखें, इसके आयशी घोष का बयान अगर आप देखें, जामिया का, आयशा का स्टेटमेंट आप देखें, AMU का, तो ये सब लोग कौन है? यही सब लोग अफजल गुरु के भी साथ खड़े थे, यही सब लोग बुरहान वानी के भी साथ खड़े थे, यही सब लोग दिल्ली दंगे में उमर खालिद और ताहिर हुसैन के भी साथ खड़े थे। तो यानी कि ये तो जिहाद का एक ढाल बन के खड़े हैं, ग्लोबल इस्लामिक जिहाद का। और इसके पीछे जो बैकबोन है वो कांग्रेसी इकोसिस्टम की बैकबोन है। इसीलिए आज उनको सहारा देने के लिए शाम होते होते कांग्रेस के CWC का प्रस्ताव भी आ गया, जबकि आज इस प्रस्ताव की, इस भाषा की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर भारत में रहने वाले सभी राष्ट्रवादियों को, इस देश से प्यार करने वाले सभी नागरिकों को ये पहचान करनी ज़रूरी है कि दुश्मन कौन है, शत्रु कौन है। अगर इजराइल में जिस सोच के कारण हत्याएँ हो रही हैं, उसी सोच से भारत भी लड़ रहा है लगभग 1500 साल से, लेकिन इसका समर्थन करने वाले इस देश के अंदर जो लोग बैठे हैं, ये वहाँ के हमास के आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। आपने जिस तरह से बताया कि इनका एक इकोसिस्टम बना हुआ है, पहली बार हमने देखा कि आपने एक हिंदू इकोसिस्टम शुरू किया है। क्या वजह आपको लगी थी कि ये हिंदू इकोसिस्टम बनाना आपको लगा कि अब ज़रूरी हो चुका है? नहीं, हमारी तो एकमात्र वजह थी पीड़ित तक मदद पहुँचाए, क्योंकि हमने ये देखा कि ऐसे मामलों में हिंदू पीड़ित तक मदद पहुंचना लगभग असंभव हो गया है। क्योंकि मीडिया हो, या जुडिशरी में बैठे हुए कुछ खास लोग हों, या राजनीतिक दल के कुछ खास लोग हों, या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं हों, ये पीड़ित भी खाली एक वर्ग में ढूंढती हैं। पीड़ित भी धर्म देखकर कौन पीड़ित है और कौन नहीं है इसकी पहचान करती हैं। और इसमें कहीं ना कहीं अंकित शर्मा छूट जाता है, रिंकू शर्मा छूट जाता है, कन्हैया लाल का परिवार छूट जाता है, उमेश कोले जी का परिवार छूट जाता है, प्रवीण नेट्टारू का परिवार छूट जाता है, दुमका की अंकिता का परिवार छूट जाता है। तो ये परिवार जो छूट जाते हैं, इन परिवारों के दरवाजे पे कौन जाके खड़ा होगा? उसके उद्देश्य से हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया हिंदू इकोसिस्टम का। लेकिन इनका जो लेफ़्ट और कांग्रेस का या जिहादी इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम किसी पीड़ित की मदद के लिए नहीं है, ये तो हत्यारों को और आतंकवादियों को मासूम बताने का एक बड़ा खेल। और इनका अल्टीमेट मकसद वही है, जिस मकसद के पीछे कभी औरंगजेब भाग रहा था, कभी बाबर भाग रहा था, कभी अब्दाली भाग रहा था, कभी गजनी भाग रहा था, और उसी के लिए ये कवर, इसी कारण ये सनातन को गाली देने वालों के साथ खड़े हैं, सनातन को बीमारी बताने वालों के साथ खड़े हैं। इसका मतलब ओरिजिनल मकसद इनका वही है जो सनातन को नष्ट करने के लिए गजनी, गौरी, अब्दाली आते थे, उसी का नया रूप ये कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम के रूप में दिखता है। आप बात कर रहे हैं सनातन की, और अभी चुनाव भी आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, और जहां एक तरफ कांग्रेस सनातन का अपमान करने वालों के लिए कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उनकी सहयोगी पार्टी हैं, इंडिया अलायंस के दोस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ जो है वो बहुत चौकन्ने होकर चलते हैं। वो वहाँ पर बना कर देते हैं कि किसी तरह की कोई रैली नहीं होगी इंडिया अलायंस के साथियों की, क्योंकि वो जानते हैं कि सनातन का अपमान जो है वो महंगा पड़ने वाला है। एक फर्जी हिंदुत्व वहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ओढ़ रखा है। आप प्रचार के लिए भी गए हैं, आप जाते भी रहते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति आपको किस करवट दिख रही है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ का और कांग्रेस का जो चुनावी हिंदू कार्ड है, ये मध्य प्रदेश की जनता अच्छे से समझ रही है। उसके मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। सनातन के बारे में गाली खाली चेन्नई में स्टालिन नहीं दे रहा, सनातन पे हमला मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के दामों में जो धर्म परिवर्तन का स्कूल का मामला सामने आया, क्या कमलनाथ ने उसके खिलाफ बोला? मध्य प्रदेश में महाकाल की सवारी के ऊपर जिहादियों ने थूका,
सरकार ने तो कार्रवाई की, बुलडोजर चला, लेकिन क्या कमलनाथ ने या कांग्रेस ने उसके खिलाफ एक बयान भी दिया? मध्य प्रदेश के भोपाल में आतंकवादी संगठनों का भांडाफोड़ हुआ, धर्म परिवर्तन के रैकेट का भांडाफोड़ हुआ, क्या कमलनाथ ने या कांग्रेस ने उसके बारे में एक शब्द भी बोला? तो कमलनाथ का जो ये कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाला हिंदुत्व है, ये मध्य प्रदेश का युवा और मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से पहचानती है। क्योंकि अगर आप सच में हिंदुत्व को मानते या हिंदू धर्म को सम्मान देते, तो सरकार बनते ही कमलनाथ ने अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के ऊपर बुलडोजर चलवाया था। क्यों चलवाया था? क्यों चलवाया था? इसका मतलब आपके मन में कुछ और है और मुंह में कुछ और है। आपकी चुप्पी, महाकाल वाले मसले पर आपकी चुप्पी, दामोह के मसले पर आपकी चुप्पी, भोपाल के मसले पर आपकी चुप्पी, खरगोन के मसले पर कांग्रेस का जो स्टैंड था वो तो आतंकियों के साथ ही खड़ी थी कांग्रेस, पत्थरबाजों के साथ ही खड़ी थी कांग्रेस। तो ये बताता है कि कांग्रेस खाली चुनाव के लिए एक कवर ओढ़ रही है, लेकिन उसकी नीयत में वही जिहादी लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम का जहर बसा हुआ है और मध्य प्रदेश की जनता इसको अच्छी तरह पहचानती है। मध्य प्रदेश की हमने बात कर ली, लेकिन एक राज्य ऐसा है जो छोटा सा है कहने को, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ की राजनीति पे आपकी टिप्पणियाँ जो है एकदम सटीक बैठती हैं। हम बात करें दिल्ली की और आम आदमी पार्टी की। पिछले बार जब हम मिले थे, हमने इंटरव्यू जो किया था, आपने कई एक तरह से कहा जाए कि भविष्यवाणियाँ कर दी थी कि क्या क्या होने वाला है। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कट्टर ईमानदार पार्टी मोदी जी को भ्रष्टाचारी बता रही है, और भ्रष्टाचारी नहीं, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता रही है। उनकी मजबूरी है। आम आदमी पार्टी ने एक पॉलिसी बनाई है, जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतनी ज़ोर से चिल्लाएगा। संजय सिंह उनमें से एक था जो बड़े ज़ोर से चिल्लाता था, लेकिन सच क्या निकला? शराब के ठेके में, शराब माफिया की कंपनी में 20% का पार्टनर संजय सिंह के साथ चलने वाला लड़का विवेक त्यागी। इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है? इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? इस पूरे शराब घोटाले में अब तक जितने भी लोग अंदर गए हैं, उसमें सबसे क्लियर भ्रष्टाचार के आरोप में अगर कोई फंसा हुआ है तो वो संजय सिंह फंसा हुआ है। लेकिन सबसे ज़ोर से कौन चिल्ला रहा था? यही संजय सिंह चिल्ला रहा था। तो ये आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली कि एक तो खुद को खुद ही ईमानदारी की क्लीन चिट दो। अब मैं आपसे पूछता हूँ तृप्ति जी, इस देश में ऐसी कोई भी पार्टी है क्या जिसका विधायक भी चोरी में जेल में है, मंत्री भी चोरी में जेल में है, सांसद भी चोरी में जेल में है, विधायक के, मंत्री के और सांसद के साथ चलने वाले गुर्गे भी चोरी में जेल में है? ऐसी इस देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी को छोड़ के, और इनमें से किसी को कहीं से भी जमानत नहीं मिल रही। और ये सबसे कट्टर ईमानदार होने का तब भी दावा कर रहे हैं, और ये ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ईमानदारी के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि इस देश में कौन ईमानदार है और कौन भ्रष्ट है। इनका ये सर्टिफिकेट बांटने की क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज़ोर से जो चिल्ला रहा होगा ना आम आदमी पार्टी में, वही सबसे बड़ा चोर होगा। और सबसे ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने वाला जो सबसे बड़ा चोर है, वो अभी भी जेल के बाहर है। और ये पूरी जांच तभी पूरी होगी जब वो भी जेल के अंदर जाएगा। पिछले बार जब हम बात कर रहे थे तो हम क्या शीश महल की बात कर रहे थे। अब सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की भाषा वही है, लेकिन अंदाज थोड़ा सा बदला हुआ लगता है। अब वो आक्रामकता उनके भाषा में नज़र नहीं आती, तेवरों में नज़र नहीं आती। उनके तोते उड़े हुए हैं, उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, उनके वाक्य फिसल रहे हैं और वो कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल को ये कहना चाहूँगा कि आप राजधानी के मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले तो अपनी भाषा संभालो। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो देश की राजधानी के बहुत सारे लोगों को चुभता है कि इस प्रकार का बदतमीज, उजड़, गंवार टाइप का व्यक्ति यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि डिग्री होना और सभ्य होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और इसका उदाहरण केजरीवाल स्वयं है। और बहुत सारे आईआईटी के एलुमनाई से, आईआईटी के स्टूडेंट से मैं मिलता हूँ, और उनमें से कई लोग शर्मिंदा हैं इस बात से कि एक व्यक्ति जो आईआईटी से निकला, एक व्यक्ति जो सर्विसेज से निकला, उसकी भाषा, उसका बोलचाल, उसका रवैया किसी भी सभ्य समाज के राजनेता को, सभ्य समाज के पदाधिकारी को फिट नहीं बैठता। राजधानी का मुख्यमंत्री जिस भाषा में बोलना चाहिए, केजरीवाल उस भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, और ये देश के पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को चुभ रही है। मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आपको थोड़ा तमीज़ सीखनी होगी, क्योंकि जनता जब तमीज़ सिखाती है ना तो पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। तो और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो भ्रष्टाचार है शीश महल के मामले में सामने है। जो आदमी कहता था मैं 4 कमरों के फ्लैट में रहूँगा, 3 कमरों के फ्लैट में रहूँगा, तो तेरे को शीश महल की ज़रूरत क्या पड़ी भाई? और शीश महल भी ऐसा वैसा नहीं तृप्ति जी, 10 लाख रुपए का पर्दा
मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था कि हमें तो ये दुकान बता दो कि 10 लाख रुपए का पर्दा मिलता कहाँ है। हम तो छू के देखना चाहते हैं उसमें होता क्या है, सोना लगा है, चांदी लगा है, हीरा क्या लगा है, जो एक पर्दा 10 लाख रुपए का है। टॉयलेट सीट 16 लाख रुपए की, ये कौन सी अय्याशी है? ये किस प्रकार का और किसके पैसों से? जनता के पैसों से। कब बनाया? कोरोना के काल में बनाया। इससे बड़ी कोई बेशर्मी नहीं हो सकती। और अब शराब घोटाला जो जा रहा है वो वापस आ नहीं रहा तिहाड़ से, ये बताता है कि किस प्रकार के गंभीर सबूत इनके खिलाफ है। उसके बावजूद दिल्ली की जनता को लेकर अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता हो, इतना भरोसा दिखाते हैं। उनको लगता है कि जिस जनता ने हमें बहुमत के साथ यहाँ बैठाया है वो हम पर ही भरोसा करती है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? नहीं, अगर उनको भरोसा है तो आ जाए चुनाव के मैदान में। मैं तो ये बात आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ और मंचों पे भी मैंने कहा है कि आप आ जाओ जनता के बीच में, अगर आपको भरोसा है तो। ये जनता ने जनादेश दिल्ली के दंगों से पहले दिया था, उसके बाद से यमुना में बहुत पानी बह चुका है। दिल्ली ने दंगे देख लिए, दिल्ली ने आम आदमी पार्टी की बेशर्मी देख ली, दिल्ली ने शीश महल देख लिया, दिल्ली ने कोरोना का धोखा देख लिया, दिल्ली ने ये भी देख लिया कि आपने किस प्रकार से दिल्ली की माता बहनों को बर्बाद किया। मैंने मनीष सिसोदिया को ये बात कही थी कि अपने बेटे की आंख में आंख डाल के क्या आप बोलोगे कि आप ईमानदार हो? क्योंकि एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री, एक पौवे के साथ पौवा फ्री, अद्दे के साथ अद्दा फ्री, ये करने आया था केजरीवाल राजनीति में। और जिसके परिवार में ये शराब बह रही थी उस परिवार का क्या हाल था? ये सिसोदिया और संजय सिंह ये जेल में केवल इसलिए नहीं है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये जेल में इसलिए भी है कि दिल्ली की माता बहनों के आंसुओं की हाय लगी है इनके ऊपर, इसलिए भी जेल में है ये। अब इस घोटाले के घालमेल में आम आदमी पार्टी का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? तिहाड़। मैंने 2017 में एक बात बोली थी तृप्ति जी, मैंने ये कहा था कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर होगा। इनमें से 2 आज तिहाड़ जेल में हैं, बोनस में जो 2-4 फ्री हैं वो भी हैं, और ये आखिरी वाला भी जाएगा। और मेरे को ये आशा नहीं थी कि ये इतनी जल्दी होगा। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई का मन बना के बैठे थे, चाहे वो 10 साल चले, 8 साल चले, लेकिन बजरंगबली की कृपा और इनके पापों का घड़ा ऐसा छलछलाया है कि ये 6 साल के अंदर तिहाड़ के दरवाजे पे वेटिंग लिस्ट में RAC 1 RAC 2 में ये लोग लगे हुए हैं। लगता है अब दिल्ली की जनता की भी आंखें खुल चुकी हैं? डेफिनेटली खुली हैं, डेफिनेटली दिल्ली की जनता की आंखें खुली हैं। और आने वाला विधानसभा चुनाव का परिणाम उस तरफ आपको इशारा करेगा, लोकसभा का परिणाम उस तरफ आपको इशारा करेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आप क्या कह के आए थे और आपने किया क्या। ये मेरे को लगता है कि विश्व की राजनीति में इससे ज़्यादा दोहरापन, इससे बड़ा छल, इससे बड़ा झूठ किसी भी शहर के साथ नहीं किया होगा जो दिल्ली वालों के साथ किया गया है। दिल्ली, आपने नहीं कहा था कि आप शराब के ठेके खोलोगे, आपने ये नहीं कहा था कि आप अपना खुद का शीश महल बनाओगे, आपने जिन DTC वालों की नौकरी पक्की करने का वादा किया था, जिन गेस्ट टीचर के लिए आपने वादा किया था, जो होमगार्ड्स को आपने सपने दिखाए थे, जो आंगनबाड़ी की महिलाओं को आपने ख्वाब दिखाए थे, वो जो वादे थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, एक भी वादा। लेकिन इनके अपनों शीश महल बन गए, इनके अपने बड़े बड़े काफिले चलने लगे, इनकी परिलोक जैसी शादियाँ होने लगी। तो ये छल विश्व की राजनीति में शायद मेरे को नहीं लगता किसी भी और शहर ने देखा होगा। आखिर का एक सवाल चलते चलते, इंडी अलायंस को लेके आपको क्या लगता है, 2024 तक टिका रहेगा या बिखर जाएगा? देखिए, इंडी अलायंस कोई नई चीज़ तो है नहीं, ये UPA 3 है। इन्होंने अपना नाम बदला क्योंकि इनके पाप ऐसे थे कि उस नाम के साथ ये जनता के बीच में जा ही नहीं सकते थे। इन्हें नाम बदलने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि वो नाम सुनते ही जनता को उनके भ्रष्टाचार और घोटाले याद आते थे। ये इंडी अलायंस देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, भ्रष्टाचारी लोगों का समूह है। और मैं इसको ये कहता हूँ, ये है बच्चा बचाओ आंदोलन। सोनिया के बच्चे को भ्रष्टाचार से बचाओ, लालू के बच्चे को भ्रष्टाचार से बचाओ, मुलायम के बच्चे को भ्रष्टाचार से बचाओ, ठाकरे के बच्चे को भ्रष्टाचार से बचाओ, अब्दुल्ला के बच्चे को भ्रष्टाचार से बचाओ। तो ये सबने अपने अपने बच्चों को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये बच्चा बचाओ आंदोलन है। लेकिन भारत के लोगों को, नागरिकों को अगर अपने बच्चों को बचाना है तो वो मोदी के साथ खड़े हैं। ये तो अपने अपने सोनिया के, मुलायम के, लालू के, ठाकरे के, पवार के बच्चों को बचाने के लिए ये अलायंस बनाया गया है, ये देश के बच्चों के लिए नहीं बना। बिल्कुल। अब ये अलायंस जो है, इसका अंजाम क्या होगा ये तो अगले साल 2024 में स्पष्ट रूप से जनता बता ही देगी। लेकिन आप कपिल जी यहाँ आए और आपने इन तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार तृप्ति जी।